हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। सर पढ़ाई की तो पूछो ही मत। 11th में आने के बाद ऐसा लग रहा है कि बस पूरे साल पढ़ते ही रहना है। 10th वाले अभी बोर्ड का पेपर दे के फ्री हुए हैं और आप लोग अभी भी पढ़ाई में लगे हुए हैं। सर 11th का सिलेबस ही इतना लेंथी है, कंप्लीट होता ही नहीं है, क्या करें। बच्चों अपनी पिछली वीडियोज़ के अंदर अपन कार्नोट इंजन की बात कर रहे थे, जो कि ड्यू टू टेक्निकल रीजंस वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाई थी। उसके लिए मुझे उसको 2 वीडियोज़ में डालना पड़ा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर हमने बच्चों देख लिया था कि कार्नोट इंजन इज़ अ हाइपोथेटिकल इंजन और वो कैसे कैसे काम करता है, उसके लिए क्या कंडीशंस चाहिए होती हैं, उसकी हमने बात कर ली थी। आज हम पार्ट 2 पे रहे कार्नोट इंजन के। पार्ट 2 के अंदर हम उसकी जानेंगे कि उसकी वर्किंग क्या क्या है, उसका न्यूमेरिकल मेथड क्या होता है वर्क डन निकालने का, उसकी भी हम बात करेंगे। उसके बाद उसके कुछ न्यूमेरिकल्स लगाएंगे और लास्ट में हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स का लास्ट कंसेप्ट आने वाला है, जिसे हम कहते हैं रेफ्रिजरेटर। इट इज़ अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ अ हीट इंजन, उसके बारे में हम बात करेंगे और फिर हम उन दोनों के मिला के कुछ बेहतरीन न्यूमेरिकल्स आज करने वाले हैं। तो आज हमें क्या करना है इस चैप्टर के अंदर, कार्नोट इंजन का दी एंड, साथ में बेहतरीन न्यूमेरिकल्स जो जेईई मेंस के प्रीवियस पेपर्स के अंदर आ रखे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों वर्किंग ऑफ कार्नोट इंजन। कल मैंने आपको बता दिया था कि कार्नोट इंजन जब वर्क करता है उसके अंदर 4 प्रोसेसेस टेक प्लेस करती हैं। पहली प्रोसेस का नाम था आइसोथर्मल एक्सपेंशन, सेकंड प्रोसेस का नाम था एडियाबैटिक एक्सपेंशन, थर्ड स्टेप का नाम था आइसोथर्मल कंप्रेशन और फोर्थ स्टेप का क्या नाम था बच्चों, एडियाबैटिक कंप्रेशन। आज हम एक एक चीज को ध्यान से पढ़ेंगे, चारों स्टेप कि कैसे ये कार्नोट इंजन हमारा काम करता है। चलिए अपन चलते हैं अपने स्टेप 1 पे। आपको याद होगा मैंने पिछली वीडियो में स्टेप 1 पे छोड़ दिया था आपको। स्टेप 1 बच्चों हमारे पास है आइसोथर्मल कंप्रेशन, सॉरी फॉर मिस्टेक, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। देखिए इधर आइसोथर्मल एक्सपेंशन कैसे होता है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन बच्चों मैंने कल आपको बताया था, हमारे पास एक बीकर है या फिर एक सिलेंडर है जिसके ऊपर हमने एक पिस्टन लगा रखा है। इसके ऊपर बच्चों हमने कुछ वेट प्लेस कर रखा है, ध्यान से देखना इसे बच्चों। इसके ऊपर हमने कुछ वेट प्लेस कर रखा है। सिलेंडर की हमारी ये जितनी भी वॉल्स थी कांटेदार, ये सारी की सारी बच्चों कौन सी वॉल्स थी, एडियाबैटिक। बट इसका बेस हमारे पास कैसा था, दिस इज परफेक्टली कंडक्टिंग। बच्चों हमने इसको प्लेस किया था किसके ऊपर, सोर्स के ऊपर। और जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में बता ही दिया था कि हमारे सोर्स के पास होती है इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी। इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी इसका मतलब क्या बताया था मैंने कि आप सोर्स से जितनी चाहे उतनी हीट निकाल सकते हैं, बट इसका टेम्परेचर फॉल नहीं होगा। दिस इज अ हाइपोथेटिकल इंजन, तो आप ऐसी बातें मान सकते हैं, बट रियल लाइफ में ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। मान लिया इसका टेम्परेचर T1 है। बच्चों आइसोथर्मल प्रोसेस जब मैंने आपको करवाया था उसमें 2 कंडीशंस बताई थी आइसोथर्मल के लिए। आइसोथर्मल्स के लिए 2 कंडीशंस थी बच्चों। एक तो वॉल्स होनी चाहिए कंडक्टिंग। क्या दोनों की वॉल्स आपको कंडक्टिंग दिख रही हैं, बिल्कुल दिख रही हैं। दूसरा कंडीशन, ये प्रोसेस वेरी स्लो, इस प्रोसेस को इतना स्लोली कंडक्ट करवाया जाता है कि दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि ये प्रोसेस स्टैटिक है। इसीलिए आइसोथर्मल को एक नाम और दिया जाता है फिजिक्स के अंदर, जिसे हम कहते हैं क्वासी स्टैटिक। इसके अंदर बच्चों क्या हुआ, गैस के मॉलिक्यूल्स रखे हुए हैं। जब बच्चों गैस के मॉलिक्यूल्स रखे हुए हैं, जब मैं इसके ऊपर से स्लोली स्लोली वेट को रिमूव करूंगा, गैस एक्सपेंड करेगी। जब बच्चों गैस एक्सपेंड करेगी तो उसे एनर्जी चाहिए होगी, किसी भी चीज को एक्सपेंड करने के लिए एनर्जी चाहिए। जब बच्चों इसकी एनर्जी यूज होगी, ये अपनी इंटरनल एनर्जी को यूज करके एक्सपेंड करेगी, इसका टेम्परेचर फॉल करना चाहेगा। बट जैसे ही इसने एनर्जी यूज करी, हमारा सोर्स इसे एनर्जी प्रोवाइड कर देगा, क्योंकि इसका बेस कैसा है, कंडक्टिंग, यानी ये अपना टेम्परेचर डिक्रीज नहीं होने देता। इसीलिए हम कहते हैं कि टेम्परेचर यानी कि डेल्टा T इज इक्वल टू 0। हमें हीट कहां से मिल गई, यहां पे, यानी यहां पे क्या हो रही है, हीट इज एब्जॉर्ब्ड। यहां पे क्या हो रहा है बच्चों, हीट इज एब्जॉर्ब्ड। कहां से हो रही है, सोर्स से। हम मान लेते हैं कितनी हीट एब्जॉर्ब हो रही है, Q1। तो हम यहां से कह सकते हैं कि डेल्टा T इज इक्वल टू 0 एंड गैस इज एक्सपेंडिंग। तो हम बोल सकते हैं ये कैसा एक्सपेंशन है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है बच्चों। अब मैंने क्या किया, मैंने इस पिस्टन को उठाया, मैंने पिस्टन को उठाया बच्चों, और स्टेप 2 के अंदर, ध्यान से सुनना, स्टेप 2 के अंदर मैंने क्या किया, इस पिस्टन को उठाया मैंने और इसको मैंने प्लेस कर दिया स्टैंड के ऊपर। याद है बच्चों स्टैंड की वॉल्स कैसी थी, एडियाबैटिक, यानी इसके अंदर से कोई हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। ये गैस फिलहाल अभी भी सी के ऊपर रखी हुई है।
अब मैंने क्या किया बच्चों, अभी भी मैं इसके ऊपर से वेट्स को रिमूव कर रहा हूं, लेकिन इस बार मैं वेट्स को थोड़ा फास्ट रिमूव कर रहा हूं। और फास्ट प्रोसेस जो होता है बच्चों वो कौन सा होता है, एडियाबैटिक। जैसे ही मैं यहां से वेट्स को रिमूव करूंगा जल्दी जल्दी, तो ये गैस बहुत तेजी से एक्सपेंड करना चाहेगी। जब बच्चों ये गैस एक्सपेंड करेगी यहां से, जब बच्चों ये गैस यहां से एक्सपेंड करेगी तो ये अपनी इंटरनल एनर्जी को यूज करेगी। इस बार जब ये अपनी इंटरनल एनर्जी को यूज करेगी, यहां पे नीचे कोई सोर्स नहीं है जो इसको एनर्जी प्रोवाइड कर सके, बिकॉज इसकी वॉल्स तो कैसी हैं, एडियाबैटिक, यानी इसके अंदर बच्चों देयर इज Q इज इक्वल टू 0, नो ट्रांसफर ऑफ हीट। यहां पे है ही नहीं, वॉल्स आर सारी एडियाबैटिक, ये पहले से एडियाबैटिक, ये भी, और इसको हमने एडियाबैटिक बना दिया, यानी यहां पे Q इज इक्वल टू 0। अभी भी वॉल्यूम एक्सपेंड कर रहा है, यानी कि एक्सपेंशन होगा, Q इज इक्वल टू 0 बच्चों। अगर हीट एक्सचेंज 0 होता है तो उसे क्या हम एडियाबैटिक कहते हैं, एडियाबैटिक। और गैस अभी भी क्या कर रही है बच्चों, एक्सपेंड कर रही है, इस केस में हमारे पास क्या बन जाता है, ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन। ये हमारा स्टेप 2 हुआ। हमारे पास 2 स्ट्रोक हो चुके हैं, 1 स्ट्रोक एंड 2nd स्ट्रोक। अब क्या आएगा बच्चों, कंप्रेशन। अब हमारे पास क्या आने वाला है, कंप्रेशन। अब देखना ध्यान से क्या किया, इसी बीकर को उठा के बच्चों मैंने प्लेस कर दिया, स्टेप 3, इसी बीकर को उठा के बच्चों मैंने प्लेस कर दिया किसके ऊपर, सिंक के ऊपर। सिंक की हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट, टेम्परेचर T2। जैसे ही बच्चों मैंने इसके ऊपर प्लेस किया, अब मैंने क्या किया, जो वेट इसके ऊपर से निकाल लिए थे बच्चों, उन वेट्स को मैंने स्लोली इनके ऊपर ऐड करना शुरू किया। अब बच्चों जब मैं स्लोली इसके ऊपर वो ऐड करूंगा, स्लोली जब मैं वेट को इनके ऊपर ऐड करूंगा, तो ये वेट इसके ऊपर कुछ वर्क डन करेंगे, जिसकी वजह से गैस कंप्रेस होना चाहिए। इस बार अगर गैस के मॉलिक्यूल्स पास आएंगे, उनके बीच का कोलिजन इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी और टेम्परेचर इंक्रीज करना चाहेगा। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करना चाहेगा, ये अपनी कुछ अमाउंट ऑफ हीट किसको दे देगा, सिंक को। सिंक तो कितनी भी हीट ले ले, उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, यानी हम बोल सकते हैं कि ये अपने टेम्परेचर को चेंज नहीं होने देगा, यानी डेल्टा T इज इक्वल टू 0। अब आप देख रहे हो कि इसके ऊपर वर्क डन हो रहा है नेगेटिव में, क्योंकि यहां पे कंप्रेशन हो रहा है, और डेल्टा T इज इक्वल टू 0, यानी कौन सा प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। यानी स्टेप 3 को हम नाम देते हैं आइसोथर्मल कंप्रेशन। एकदम लीनियंट नहीं समझना है, कुछ नहीं हो रहा इतना खास। डेल्टा T 0 आया क्योंकि ये टेम्परेचर बढ़ाना चाहता था, लेकिन उसने किसको हीट ट्रांसफर कर दी, सिंक को, क्योंकि ये वॉल्स कैसी हैं हमारे पास, कंडक्टिंग, यहां पे हीट का ट्रांसफर हो सकता है। लास्ट स्टेप बच्चों कौन सा है अपना, 4th स्टेप है अपने पास, स्टेप 4। स्टेप 4 के अंदर इसको वापस से किस पे रख दिया जाएगा, स्टेप 4 से इसको वापस से हम रख देते हैं स्टैंड के ऊपर, जिसकी वॉल्स हमारे पास कैसी हैं, एडियाबैटिक। जैसे ही बच्चों मैंने इसके ऊपर स्टैंड के ऊपर रखा, इसके ऊपर वेट रखना अभी भी कंटिन्यू है, इस बार प्रोसेस थोड़ा फास्ट। गैस अभी भी क्या करनी चाहिए बच्चों, कंप्रेस करेगी, बट जब इस बार वो कंप्रेस करेगी बच्चों, तो वो अपनी हीट को ट्रांसफर नहीं कर सकती है यहाँ पे, क्योंकि स्टैंड की वॉल्स कैसी हैं, एडियाबैटिक। यानी कह सकते हो कि इस बार Q इज इक्वल टू 0, यानी इस बार उसके टेम्परेचर के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, राइज देखने को मिलेगा। तो स्टेप 4 को हम नाम दे सकते हैं Q इज इक्वल टू 0 की वजह से यहाँ पे आ गया एडियाबैटिक, और गैस का क्या हो रहा है यहाँ पे, कंप्रेशन। तो बच्चों ये 4 प्रोसेस हैं जो आपके कार्नोट इंजन के अंदर टेक प्लेस करते हैं। अब इनकी हम मैथमेटिकल डेरिवेशन देखेंगे कि किसके अंदर कितना वर्क डन किया गया, किसके अंदर कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी निकली, किसने कितनी हीट को एब्जॉर्ब किया, ये सारी बातें अब हम देखने जा रहे हैं। चलो बात करते हैं वर्क डन इन कार्नोट इंजन। आपको वर्क डन समझने से पहले बच्चों कार्नोट इंजन का ग्राफ समझना पड़ेगा, जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, आज उसको मैं रिवाइज करवा देता हूं। ध्यान से देखिए, हम कार्नोट इंजन का पीवी ग्राफ बनाने जा रहे हैं। पीवी ग्राफ बच्चों, मैंने कोई भी एक पॉइंट ले लिया जहां पे प्रेशर था P1, वॉल्यूम इज V1 एंड टेम्परेचर इज T1। हमारा स्टेप 1 क्या था, ध्यान से, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल बच्चों एक्सपेंशन करवानी है, तो मैंने ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन करवा दी। क्या आइसोथर्मल एक्सपेंशन में आपने देखा था कि उसने सोर्स से कुछ हीट एब्जॉर्ब करी थी, अपन बोल देते हैं यहां पे सोर्स से कुछ हीट एब्जॉर्ब करी गई, दैट इज इक्वल टू Q1।
अब बताओ प्रेशर कितना हो जाएगा, यहां प्रेशर चेंज होगा P2, वॉल्यूम हो जाएगा बच्चों V2। क्या टेम्परेचर सेम रहेगा? बिल्कुल रहेगा। क्यों? कैसा प्रोसेस है? आइसोथर्मल। तो यहां पे टेम्परेचर बच्चों हमारे पास हो जाएगा T1। बात करते हैं सेकंड स्टेप की। सेकंड स्टेप बच्चों हमारे पास होता है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में Q कुछ नहीं होगा, Q इज 0। प्रेशर हमारे पास बन जाएगा P3, वॉल्यूम V3 एंड टेम्परेचर चेंज होगा इस बार, और कितना हो जाएगा? T2, क्योंकि एडियाबैटिक के अंदर टेम्परेचर चेंज होता है। थर्ड प्रोसेस बच्चों हमारे पास दैट इज आइसोथर्मल कंप्रेशन। यहां पे हमारे पास बच्चों प्रेशर हो जाएगा P4, वॉल्यूम इज V4 एंड टेम्परेचर विल रिमेन सेम दैट इज T3। एंड लास्ट प्रोसेस बच्चों हमारे पास कौन सा है? दैट इज एडियाबैटिक कंप्रेशन। वो वापस इनिशियल स्टेट में पहुंच जाएगा। हमको इन्हीं स्टेप्स के अंदर खेलना है। मैं इनको नाम दे देता हूं A B C D, और हमारा प्रोसेस कैसे चल रहा है? A to B, B to C, C to D एंड D to A। बच्चों इस प्रोसेस के अंदर भी कुछ हीट रिलीज हुई थी, उसे हम क्या मान लेते हैं? Q2। अब एक एक स्टेप की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्क डन इन प्रोसेस AB। बच्चों हमारा AB प्रोसेस कैसा है? आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल में वर्क डन निकालने का क्या तरीका होता है बच्चों? ये हमारे पास है nRT। टेम्परेचर कितना है हमारे पास? T1 log बेस E एंड वॉल्यूम कहां से कहां जा रहा है? V2 अपॉन V1। ये हमारे पास क्या आ चुका है बच्चों? वर्क डन इन AB। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाओ। क्या कहता है? Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। आपको पता है आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो डेल्टा T कितना है यहाँ पे? 0। डेल्टा T 0 होने की वजह से यहाँ डेल्टा U भी बच्चों कितना हो गया? 0। यानी मैं कह सकता हूं कि Q1 इज इक्वल टू वर्क डन, और हमारे पास Q1 की वैल्यू भी कितनी आ गई बच्चों? nRT1 log E V2 अपॉन V1। ये हमारी कुछ बातें हैं पहली प्रोसेस के बारे में। बच्चों देखो सेकेंड प्रोसेस कौन सा है? वर्क डन फ्रॉम B to C। अगर मैं B to C की बात करूं, कैसा प्रोसेस है? इट इज एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक के लिए वर्क डन का फॉर्मूला बच्चों nRT2 माइनस T1 अपॉन 1 माइनस गामा। इसके अंदर भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाओ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा के हम कह सकते हैं Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। बच्चों एडियाबैटिक है तो Q की वैल्यू कितनी होगी? 0। यानी अपन कह सकते हैं डेल्टा U इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ माइनस nRT2 माइनस T1 अपॉन 1 माइनस गामा। ये हमारे पास कौन सा प्रोसेस हो गया? सेकेंड प्रोसेस। बच्चों थर्ड प्रोसेस, क्या मैं यहां लिख दूं थर्ड प्रोसेस? किसी को कोई दिक्कत? थोड़ा सा बोर्ड की जगह कमी पड़ रही है, अपन थर्ड प्रोसेस वहां लिखते हैं। क्या आपको कोने वाला दिखाई दे रहा है, या मैं थोड़ा सा इस साइड करूं ग्राफ का? अपन इसकी साइज भी छोटी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अपन चलते हैं वर्क डन इन CD। बच्चों CD कौन सा प्रोसेस है? आइसोथर्मल कंप्रेशन। इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला लगेगा? nRT2, दिस टाइम टेम्परेचर इज T2 log बेस E, वॉल्यूम फाइनल V4 अपॉन V3। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा दो। Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। आइसोथर्मल होने की वजह से डेल्टा 2A। Q की वैल्यू बच्चों हमारे पास कितनी आ गई इस बार? nRT2 log E V4 अपॉन V3। ये हमारे पास बच्चों क्या आ गई? हीट। अब लास्ट प्रोसेस है बच्चों एडियाबैटिक कंप्रेशन। उसका भी वर्क डन निकाल देते हैं। वर्क डन फ्रॉम D to A। ये एडियाबैटिक होने की वजह से बच्चों nRT1 माइनस T2 अपॉन 1 माइनस गामा। इसके अंदर क्या होता है बच्चों एडियाबैटिक में? Q इज इक्वल टू 0। तो डेल्टा U की वैल्यू कितनी है बच्चों? माइनस nRT1 माइनस T2 अपॉन 1 माइनस गामा। तो बच्चों मैं इसको मिनिमाइज कर रहा हूं। हमारे पास सारे के सारे, हमारे पास जितने प्रोसेस हैं, हमारे पास सबका वर्क डन आ चुका है। पहले हमने निकाला वर्क डन इन AB। पहले हमने क्या निकाला? वर्क डन इन AB। फिर हमने निकाला वर्क डन इन BC। फिर हमने निकाला वर्क डन इन CD।
एट लास्ट हमने क्या निकाल लिया, वर्क डन इन डीए। ये बातें तो बच्चों सारी हो गई। हमें तो क्या चाहिए, हमें चाहिए टोटल वर्क डन, हमें चाहिए टोटल वर्क डन। बच्चों टोटल वर्क डन निकालने से पहले एक छोटा सा काम कर लो मेरे कहने पर, आगे आप खुद देखोगे उस चीज का कितना यूटिलाइज होने वाला है। आप एक बार दोबारा से देखो, अगर मैं ए बी प्रोसेस की बात करूं बच्चों, ए बी प्रोसेस हमारे पास क्या था, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में हम क्या कहते हैं, P1 PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी फर्स्ट प्रोसेस के लिए मैं कह सकता हूं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। क्या आपको दिख रही है ये चीज? अगला प्रोसेस देखो बच्चों, BC। BC कैसा है, एडियाबैटिक। एडियाबैटिक के लिए बच्चों मैं क्या कह सकता हूं, PV गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी P2 V2 गामा इज इक्वल टू P3 V3 गामा। अगला स्टेप बच्चों CD कैसा है, फिर से आइसोथर्मल, उसके लिए हम क्या कह सकते हैं, P3 V3 इज इक्वल टू P4 V4। एंड लास्ट स्टेप इज DA, दैट इज एडियाबैटिक, सो वी कैन से P4 V4 गामा इज इक्वल टू P1 V1 गामा। बच्चों मेरे कहने से एक काम कर लो, ये हमें यूज आने वाला है, ठीक है। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1 2 3 एंड 4। अब हमें क्या करना है बच्चों, ध्यान से हमें मल्टीप्लाई करना है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। चारों इक्वेशंस को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। जब आप चारों इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, P1 से P1 कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, P2 से P2 कैंसिल आउट, P3 से P3 और P4 से P4। हमारे पास क्या बचने वाला है, V1 V2 गामा V3 V4 गामा। उस साइड क्या बचेगा हमारे पास, V2 V3 गामा V4 एंड V1 गामा। अब क्या करना है, गामा वाली टर्म्स को सेम साइड ले आओ, V2 की टर्म को एक साइड लाओगे तो इधर बनेगा V2 गामा माइनस 1, इधर क्या बनेगा V4 गामा माइनस 1 इज इक्वल टू, इधर हमारे पास बनेगा V3 गामा माइनस 1 V1 गामा माइनस 1। अगर सबकी पावर सेम है तो लिख सकते हैं V2 V4 इज इक्वल टू V3 V1। यहां से आपको एक रिलेशन याद रखना है, V2 बाई V1 इज इक्वल टू V3 बाई V4। मैं इस रिलेशन पर बच्चों आऊंगा वापस कि ये कहां यूज होने वाली है। हमें क्या रिलेशन याद रखना है, V2 बाई V1 इज इक्वल टू V3 बाई V4। आगे चलते हैं हमारा टोटल वर्क डन निकालने के लिए। बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने से बेहतर है आप इसे वीडियो को पॉज करिए और इसे अभी का अभी नोट कीजिए। जब भी आप मेरा लेक्चर देख रहे हो, हाथ में कॉपी पेन लेके जरूर बैठे। जितनी चीजें मैं बोल रहा हूं उसे वीडियो के साथ साथ नोट कीजिए। अगर आप इसे पाइल अप करते जाएंगे कि बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, बात कभी आता ही नहीं है, ठीक है। इसी बात से मुझे एक बात याद आई है, किसी ने कहा था कि एक बार किसी सक्सेसफुल इंसान से पूछा गया था कि आपकी लाइफ का सबसे बेटर टाइम कौन सा है, जब आप सक्सेसफुल हो रहे थे या जब आप सक्सेसफुल हो चुके हैं। उसने बच्चों जवाब दिया कि सक्सेसफुल इंसान का, या कोई भी जो इंसान सक्सेसफुल है, उसका जो बेस्ट टाइम था जब उसने पूरा एंजॉय किया था। वो जो जर्नी होती है ना बच्चों सक्सेसफुल होने की, वो ज़्यादा आपको एक्साइटमेंट देती है। अगर मैं बोलूँ कि आज रातों रात सारे इंसानों को अमीर बना दिया जाए तो उन्हें वो खुशी मिलेगी ही नहीं, बिकॉज खुशी अमीर बनने में नहीं है, खुशी है आपकी उस जर्नी में जिसने आपको सक्सेसफुल बनाया है। तो ठीक है, मेहनत करते रहिए बच्चों यहाँ पे हमारे साथ। तो आप वीडियो को पॉज करके लिखिए। चलो अपन आगे चलते हैं। आगे क्या निकालना है हमें बच्चों, आगे निकालना है हमें टोटल वर्क डन। हम बात कर रहे हैं किसकी, टोटल वर्क डन। अब आपको पता है टोटल वर्क डन कितना होगा। अगर कंप्लीट साइकिल की बच्चों में बात करूं टोटल वर्क डन की, तो टोटल वर्क डन हमारे पास आएगा वर्क डन इन AB, वर्क डन इन BC प्लस वर्क डन इन CD प्लस वर्क डन इन DA। अगर मैं चारों प्रोसेस का वर्क डन ऐड कर दूं तो हमें कौन सा वर्क डन मिल जाएगा, टोटल वर्क डन मिल जाएगा। वर्क डन इन AB क्या था बच्चों, nRT1 log बेस E V2 बाई V1, यही था। प्लस वर्क डन इन BC क्या था मेरे पास, nRT2 माइनस T1 अपॉन 1 माइनस गामा। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास वर्क डन इन CD, दैट इज nRT2 log E V4 बाई V3। एंड लास्ट प्रोसेस में हमारा वर्क था nRT1 माइनस T2 अपॉन 1 माइनस गामा। ध्यान से देखो,
ये टर्म यहाँ पे T2 माइनस T1, यहाँ पे T1 माइनस T2, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगी, कैंसिल आउट कर देंगी। हमारे पास ले दे के क्या बचेगा, यहां से लिखिए आप nRT1 log E V2 बाई V1, ओके। इधर हमारे पास बच रहा है प्लस nRT2 log E V4 बाई V3। सर आपने तो एक इक्वेशन लिखवाई थी पिछले, अभी डिराइव करवाई थी, वो तो कुछ ऐसी ही थी, V2 बाई V1 इज इक्वल टू V3 बाई V4, बट यहाँ तो V4 बाई V3 है। अगर यहाँ पे V3 बाई V4 होता तो हम कुछ कॉमन ले सकते थे। तो आप इससे नोटिस करेंगे, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ nRT1 log E V2 बाई V1, बच्चों यहां देखो, अगर मैं इसको रिवर्स करता हूं तो ऊपर माइनस का साइन आ जाएगा। माइनस का साइन होने पर क्या होगा, लॉग में माइनस की टर्म आगे आ जाती है। हम इसको लिख सकते हैं माइनस nRT2 log E V3 बाई V4। और आपको पता है V3 बाई V4 किसके इक्वल है, V2 बाई V1 के। मैंने बोला था काम आने वाला है ये। अब आप यहां से क्या कॉमन ले सकते हो, आप यहां से कॉमन ले सकते हो nR log E V2 बाई V1, और ब्रैकेट में आपके पास बचने वाला है T1 माइनस T2। ये आपके पास बच्चों आ चुका है किसी भी कार्नोट इंजन में कितना वर्क डन आता है, इसका फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है, nR log V2 बाई V1 T1 माइनस T2। दिस इज योर फॉर्मूला फॉर द वर्क डन इन अ कार्नोट इंजन। ये बेसिक है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट सवाल आने वाले हैं उसके में जो फॉर्मूला यूज होगा उसकी अभी बात करते हैं। क्या लिखा हुआ है अगला, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर नीट, जेई या फिर आपका चाहे कोई भी सीबीएसई आरबीएसई बोर्ड हो, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बच्चों एफिशिएंसी किसी भी हीट इंजन की क्या हुआ करती थी, याद करो। एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट किया जाता था नीटा से। एफिशिएंसी का मतलब आपका इंजन कितना एफिशिएंट है, और किसी इंजन से हमें काम क्या लेना है, वर्क डन करवाना है। हम चाहते हैं कि कोई इंजन मैक्सिमम वर्क दे मिनिमम हीट एब्जॉर्ब करके। यानी अगर आप एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिखना चाहते हो, आप बोलो हमें उससे कितना वर्क मिला और उसने कितनी हीट को एब्जॉर्ब किया। ये बेसिक हीट इंजन का फंडा है कि आपने कितना वर्क डन निकाला उससे और उसको कितनी हीट एब्जॉर्ब करवाई। आप बोलोगे सर वर्क डन क्या होता था, इंजन है क्या हमारे पास, एक सोर्स है, एक इंजन है, और एक क्या है मेरे पास, सिंक। यहां से Q1 हीट लेता था, Q2 को रिजेक्ट करता था और कुछ वर्क करता था। तो आप बोलो वर्क डन क्या होगा सर, Q1 जो मिला था हमें दैट इज इक्वल टू वर्क प्लस Q2, यानी आप बोल सकते हो वर्क डन इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। वर्क डन की वैल्यू को यहां पुट करो, Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन के आया था, क्या, 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। तो ये फॉर्मूला किसी भी हीट इंजन का है। अगर मैं कार्नोट इंजन की बात करूं बच्चों, कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी की, तो कार्नोट इंजन में हमने टोटल वर्क डन जो निकाला था दैट इज nR log E V2 बाई V1, यही निकाला था। और साथ में क्या था मेरे पास, T1 माइनस T2 अपॉन में क्या होगा Q1। बच्चों Q1 की वैल्यू देख ले, Q1 की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, ध्यान से देखो ऊपर जाके, Q1 की वैल्यू W के इक्वल आई थी एंड दैट इज इक्वल टू nRT1 log E V2 बाई V1। हम इसी को यूज करते हुए आगे चलते हैं, इसको आगे चलते हैं। हमारे पास वर्क Q1 की जगह हमारे पास आ जाएगा nRT1 log बेस E V2 बाई V1। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिराइव होने जा रहा है यहां से। nR से nR कैंसल आउट, log V2 बाई V1 से log V2 बाई कैंसल। हमारे पास एफिशिएंसी का फॉर्मूला T1 माइनस T2 अपॉन T1। क्या हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस T2 अपॉन T1। ये हमारे पास कार्नोट इंजन या कार्नोट हीट इंजन का हमारे पास एफिशिएंसी का फॉर्मूला आ चुका है। तो इसे आप फटाफट से कॉपी के अंदर नोट कीजिए 1 मिनट के अंदर। तब तक हम आगे पॉज कीजिए वीडियो को, 2 मिनट दीजिए। दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसी के साथ एक फॉर्मूला और नोट कर लो आप। आपने देखा कि दोनों के दोनों एफिशिएंसी हैं, तो मैं लिख सकता हूं 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। तो यहां से हमें जो फॉर्मूला मिलेगा
दैट इज 1 से 1 कैंसिल आउट, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, Q2 अपॉन Q1 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1। यहीं से बच्चों आपको सारे के सारे न्यूमेरिकल आपके सॉल्व हो जाने वाले हैं। 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। एफिशिएंसी का फॉर्मूला 1 माइनस T2 अपॉन T1, एफिशिएंसी का ही फॉर्मूला है 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। ये इन टर्म्स ऑफ हीट है, ये इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर है, और ये लास्ट दोनों के बीच में रिलेशन Q2 बाई Q1 इज इक्वल टू T2 बाई T1। फटाफट से नोट कीजिए, हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। फिर पहला क्वेश्चन है आपके सामने, क्या बोल रहा है देखो ध्यान से। आपको दे रखा है कि T1 इज द टेम्परेचर ऑफ सोर्स, कितना दे रखा है 227 डिग्री सेल्सियस। T2 इज द टेम्परेचर ऑफ सिंक, दैट इज 127। हीट एब्जॉर्ब दे रखी है आपको 10 की पावर 4 जूल। आपको फाइंड करना है वर्क डन पर साइकिल। आपको क्या फाइंड करना है, वर्क डन पर साइकिल। यानी अगर मैं बोलूं, पहली बात टेम्परेचर T1 हमें दे रखा है 227 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में कन्वर्ट करो, कितना आएगा 500 केल्विन। 127 127 डिग्री सेल्सियस केल्विन में कन्वर्ट करो 400 केल्विन। आपको T1 पता है, T2 पता है। हीट एब्जॉर्ब्ड क्या होती है बच्चों, Q1 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 10 की पावर 4 दे रखी है। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि वर्क डन निकालो। अगर मुझे Q2 पता होता तो मैं वर्क डन निकाल लेता। वर्क डन क्या होता है बच्चों, वर्क डन हमारे पास होता है कितनी मैंने हीट दी, कितनी उसने वेस्ट करी, बचा हुआ जो होता है वो हमारे पास वर्क डन। तो Q2 निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया ही था, Q2 बाई Q1 इज इक्वल टू T2 बाई T1। Q2 की वैल्यू हमें निकालनी है, Q1 हमारे पास है 10 की पावर 4 इज इक्वल टू T2 की वैल्यू कितनी है बच्चों 500 अपॉन में इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, सॉरी T2 की वैल्यू हमारे पास है 400 और इसकी वैल्यू हमारे पास 500। 20 कैंसिल आउट एंड Q2 इज इक्वल टू 10,000 इंटू 4 अपॉन में 5। ये हमारे पास आ गया 5 2 10 0 0 0, यानी Q2 की वैल्यू बच्चों हमारे पास आ गई 8000 जूल। हमें Q2 नहीं चाहिए, हमें वर्क डन चाहिए। तो वर्क डन क्या होगा हमारे पास Q1 माइनस Q2। तो वर्क डन इज इक्वल टू Q1 वैल्यू कितनी थी 10 की पावर 4 माइनस 8000, तो ये हमें क्या मिल गया, वर्क डन इज इक्वल टू 2000 जूल। तो ये बच्चों इजी सा सवाल था, सिंपल से फॉर्मूले में Q2 बाई Q1 इज इक्वल टू T2 बाई T1, और हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बच्चों जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। जब तक आपका एक ऑप्शन मैच नहीं करता तब तक आप वीडियो को आगे नहीं बढ़ाएंगे। एक ऑप्शन मैच करवाना ज़रूरी है। चलो अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल बहुत अच्छा, जेईई मेंस 2022 का। क्या बोल रहा है देखो फटाफट से क्वेश्चन की रीडिंग मारेंगे सारे। द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज 1/6। हमें किसी कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी दे रखी है 1/6। बोल रहा है कि अगर टेम्परेचर ऑफ सिंक रिड्यूस हो जाए 65 डिग्री सेल्सियस तो उसकी एफिशिएंसी डबल हो जाती है। तो हमें सिंक का टेम्परेचर निकालना है। आपको पता है ऐसे क्वेश्चंस के अंदर क्या करना है, ध्यान से देखना। ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आपके पास 2 इक्वेशन बनेंगी और आपको दोनों को कंपेयर करके टेम्परेचर निकालना होता है। देखिए कैसे करते हैं इसको। आप लोग इसे पहले खुद से ट्राई करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेंस के अंदर आ रखा है। पहले हम एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगाते हैं, दैट इज 1 माइनस T2 अपॉन T1। हमने एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगाया 1 माइनस T2 अपॉन T1। एफिशिएंसी हमें कितनी दे रखी है 1/6 इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। अगर मैं यहाँ से T2 बाई T1 की वैल्यू निकालूँ बच्चों तो ये आएगी 1 माइनस 1/6, या फिर इसी को मैं क्या कह सकता हूँ 5/6। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान के छोड़ दो। अब चलते हैं क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट पे। क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है कि अगर आप इसके टेम्परेचर को रिड्यूस कर देते हैं 65 डिग्री सेल्सियस से तो एफिशिएंसी डबल हो जाती है। अगर एफिशिएंसी 1/6 थी, इसको डबल करोगे तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी बच्चों 1/2 ऑफ 1/6 इज इक्वल टू, फॉर्मूला अभी भी 1 माइनस टेम्परेचर ऑफ सिंक को कितना रिड्यूस कर दिया 65 अपॉन में टेम्परेचर ऑफ सोर्स T1। ये बच्चों हमारे पास बन गया 1/3 इज इक्वल टू, इधर बनेगा मेरे पास 1 माइनस T2 माइनस 65 अपॉन में T1।
ये हमारे पास आ चुकी है सेकेंड इक्वेशन। दो वेरिएबल्स, दो इक्वेशंस इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको ट्रिक बताता हूं कैसे सॉल्व करना है। आपको देखिए आपको निकालना क्या है इसके अंदर। हमें इसके अंदर निकालना है सिंक का टेम्परेचर, यानी कि हमें T2 निकालना है, यानी कि आपको T2 वेरिएबल को यहीं पे छोड़ना है। तो एक काम कीजिए, यहां से T1 की वैल्यू निकालिए, इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दीजिए। अगर मैं यहां से T1 की वैल्यू निकालता हूं तो T1 इज इक्वल टू बच्चों 6T2/5। इस T1 की वैल्यू को आप इस इक्वेशन में पुट कीजिए। पहले मैं यहां से इसको थोड़ा सॉल्व कर लूं। T2 - 65 अपॉन में T1 इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 - 1/3 दैट इज 2/3। और सॉल्व कर लेते हैं। T2 - 65 इज इक्वल टू 2/3 और T1 की जगह हम क्या प्लेस कर देंगे, 6T2/5। 3 1 3, 3 2 6। हमारे पास वैल्यू आ गई T2 - 65 इज इक्वल टू 4T2/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमारे पास बनेगा 5T2 - 5 5 25 दैट इज 325 इज इक्वल टू 4T2। तो बच्चों हमारे पास T2 की वैल्यू आ चुकी है 325। आंसर हमारे पास किस में आएगा, केल्विन के अंदर। क्या मैं ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शंस आर इन सेल्सियस। तो अगर आपको केल्विन को सेल्सियस के अंदर बदलना है तो आप क्या कर दोगे, 325 - 273 दैट इज इक्वल टू 52 डिग्री सेल्सियस। द करेक्ट ऑप्शन इज 52। जिसका 52 आया था उसको बधाई हो। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लगातार जेईई मेंस के अंदर पूछा जा रहा है, हर साल क्वेश्चन रिपीट हो रहा है एफिशिएंसी से रिलेटेड। और क्वेश्चन कैसा है कि टेम्परेचर को अगर रिड्यूस कर देंगे एफिशिएंसी डबल हो जाएगी, एफिशिएंसी ट्रिपल हो जाएगी, तो उससे आपको रिलेट करना आना चाहिए। आगे हमारे पास अगला कंसेप्ट है बच्चों, अगला कंसेप्ट है हमारे पास रेफ्रिजरेटर का। अगला कंसेप्ट है बच्चों रेफ्रिजरेटर, या आपके घरों के अंदर जो फ्रिज होता है। बच्चों ये हीट इंजन का बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस है। हीट इंजन का रिवर्स प्रोसेस होने की वजह से बच्चों जो काम हीट इंजन के अंदर हो रहा था, हीट इंजन में क्या हो रहा था, हम उसे Q अमाउंट ऑफ हीट दे रहे थे, वो कुछ वर्क डन कर रहा था, साथ में Q2 अमाउंट हीट को रिलीज कर दे रहा था। इसके अंदर क्या होगा, फ्रिज की कंसेप्ट सबको पता है, सेम प्रोसेस सेम डायग्राम। हमारे पास एक सोर्स होगा जो कि हायर टेम्परेचर T1 पर है, एक मेरे पास वर्किंग फ्लूइड, या फिर एक मेरे पास है सिंक, एक जो कि कितने टेम्परेचर पर है, T2 टेम्परेचर के ऊपर, बीच में है वर्किंग फ्लूइड। फ्रिज का काम क्या होता है बच्चों, जो लोअर टेम्परेचर पर है यहाँ से हमें Q2 हीट निकालनी है, हमें इसके ऊपर कुछ वर्क डन करना पड़ेगा और ये Q1 हीट को रिजेक्ट करेगा। यानी क्या हुआ, हमें जो खुद लोअर टेम्परेचर पर है उससे हीट निकाल के हायर टेम्परेचर पे फेंकनी है। आप देख रहे हो ये प्रोसेस खुद ब खुद नहीं हो सकता था, कभी भी हीट लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ फ्लो नहीं करती है, हमेशा हाई से लो आती है। बट हमें इसका रिवर्स प्रोसेस करवाना है तो हमें खुद से कुछ वर्क करना पड़ेगा। आपके फ्रिज के अंदर ये वर्क कौन करता है बच्चों, आपके फ्रिज के अंदर ये वर्क करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या लाइट जाने के बाद आपका फ्रिज काम करता है, नहीं करता, क्योंकि उसको वहां से वर्क डन मिलना बंद हो जाता है। जब तक उसको बाहर से एक्सटर्नल वर्क मिलता जाएगा बच्चों, तब तक ये हीट एक्सट्रैक्ट होती रहेगी, वरना ये हीट एक्सट्रैक्ट होना बंद हो जाएगी। अगर आप यहाँ से एक चीज़ देखो कि जो आपने हीट एक्सट्रैक्ट करी है वो किसके इक्वल आ रही है, वर्क डन प्लस Q1, और Q1 हमारे पास है हीट रिजेक्टेड, कि फ्रिज ने कितनी हीट को रिजेक्ट किया है। तो अगर मैं यहाँ से Q1 निकालूं तो Q1 कितना आएगा बच्चों, Q1 हमारे पास आने वाला है, जस्ट अ मिनट, सॉरी, हम यहाँ पे लिखेंगे Q2 प्लस वर्क डन इज इक्वल टू Q1, यानी हमारे पास Q1 की वैल्यू है वर्क डन प्लस Q2, यानी जो हमारी हीट रिजेक्टेड है बच्चों वो हीट एब्जॉर्ब से भी ज़्यादा है। सुनो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि फ्रिज से मैंने जितनी हीट एक्सट्रैक्ट करी गर्म बॉडी से, जब मैं उसको बाहर रिलीज कर रहा हूँ तो वो उससे वर्क डन प्लस ज़्यादा Q2 है, यानी जितनी मैंने एक्सट्रैक्ट करी उससे ज़्यादा मैं क्या कर रहा हूँ, बाहर फेंक रहा हूँ। इसका मतलब, इससे एक बहुत अच्छा सवाल बनता है बच्चों, वो सवाल कंसेप्चुअल है कि अगर आप किसी क्लोज रूम के अंदर अपने फ्रिज का गेट बंद कर दिया आपने,
सॉरी किसी क्लोज रूम के अंदर आप अपने फ्रिज का गेट ओपन करते हो, तो फ्रिज का काम क्या होता है, चीज़ों को ठंडा करना। तो कई लोग सोचेंगे कि फ्रिज का डोर ओपन करने पर आपका रूम ठंडा हो जाएगा, वो एसी का काम करेगा। बट आप इस फॉर्मूले से देख सकते हैं कि फ्रिज ने जितनी हीट एब्जॉर्ब करी उससे ज़्यादा वो एक्सट्रैक्ट कर देता है। इसका मतलब क्या होगा कि आपके रूम से वो कुछ हीट एब्जॉर्ब करेगा और वापस से उसको रूम में एक्सट्रैक्ट कर देगा, लेकिन जितनी उसने एब्जॉर्ब करी उससे ज़्यादा वो एक्सट्रैक्ट कर रहा है। इसका मतलब ग्रेजुअली धीरे धीरे आपके रूम का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, ना कि आपके रूम का टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। ये तो हमारा कॉन्सेप्ट है किसका, रेफ्रिजरेटर का। इसके अंदर वर्क डन वगैरह कोई पूछता नहीं है, हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप हायर क्लासेस में जाओगे तब आपको इसका वर्क डन हमें देखने को मिलेगा। चलो सर, इसकी एफिशिएंसी की बात कर लें। हमने पढ़ा था कि हीट इंजन के अंदर एक एफिशिएंसी नाम की चीज़ होती है कि आपका इंजन कितना एफिशिएंट है। बच्चों, फ्रिज के अंदर हम एफिशिएंसी वर्ड यूज़ नहीं करते, इसके अंदर हम एक नया वर्ड यूज़ करते हैं जिसे कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कई बुक्स के अंदर आपको ये बीटा से रिप्रेजेंट करेंगे और कई के अंदर आपको के रिप्रेजेंट करेंगे। आपने एफिशिएंसी में देखा था कोई एफिशिएंट इंजन कितना वर्क डन करता था कितनी हीट एब्जॉर्ब करने पर। अगर इसकी हम बात करें तो K इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, अगर कोई भी अच्छे से अच्छा फ्रिज बनाना चाहेगा तो क्या चाहेगा, वो चाहेगा कि मैक्सिमम हीट रिजेक्शन हो, ज़्यादा से ज़्यादा हीट को एक्सट्रैक्ट कर ले ताकि कोई भी चीज़ जल्दी ठंडी हो जाए। दूसरी बात, वर्क वो यानी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी खा रहा है वो मिनिमम खाए। यानी मैं कह सकता हूँ हमारे पास इसका फॉर्मूला बनेगा कि मैक्सिमम हीट इज रिजेक्टेड एंड मिनिमम वर्क इज रिक्वायर्ड। ये हमारे पास बनता है किसका फॉर्मूला, आपको पता है वर्क डन कितना आया था अपने पास, वर्क डन इज Q1 माइनस Q2। तो हमारे पास K का फॉर्मूला बनता है Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2। अगर इसी को आप फॉर्मूला बनाना चाहो टेम्परेचर के टर्म्स में तो टेम्परेचर का फॉर्मूला बन जाता है T1 अपॉन T1 माइनस T2। और फॉर्मूला जो हमने देखा था हीट इंजन के लिए Q2 बाई Q1 इज इक्वल टू T2 बाई T1 इज ऑल्सो वैलिड फॉर दी रेफ्रिजरेटर। ये कुछ हमारी बातें हैं रेफ्रिजरेटर के बारे में। चारों फॉर्मूले वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कैसे आए पता चला, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कहता है कि कोई भी फ्रिज कब कितना अच्छा होगा जब वो मैक्सिमम हीट को रिजेक्ट कर सके मिनिमम वर्क डन के ऊपर। तो हमारा फॉर्मूला बन गया Q1 अपॉन W। हमने वर्क डन की वैल्यू रिप्लेस कर दी Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2। फटाफट से इसे नोट कीजिए। आई विल काउंट टू 5, 1, पॉज करिए वीडियो को, नोट कीजिए 1 2 3, फटाफट फटाफट नोट कीजिए। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूँ।